नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई देखो, यूपी टेट के बाद अब सुपर टेट की खबर भी आपके सामने आ चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई है। 17,000 शिक्षक भर्ती आपके सामने बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। बट उसमें एक सवाल उठता है कि कैसे, कब, कहाँ, क्यों। क्योंकि देखिए, समय बहुत कम बचा है। जो आशंकाएं लगा जा रही हैं कि जो चुनाव है उसकी आचार संहिता जनवरी 2nd या 3rd वीक में हर हाल में लग जाएगी, क्योंकि फरवरी के 2nd या 3rd वीक में चुनाव कराए जाने हैं। तो उसके बाद यूपी टेट भी अभी फंसा ही है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या गवर्नमेंट करने वाली है, अब क्या हो सकता है। तो मैंने इस पर एक वीडियो बहुत पहले भी ऑलरेडी बना चुकी है। मुझे उम्मीद वही है कि सरकार वो ही यूज़ करने वाली है। बाकी अभी देख लेते हैं क्या होगा। इस पर मैं पूरा विश्लेषण करके एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो शुरू करता हूँ क्योंकि ये मैथ्स की सीरीज चल रही है, तो तीसरा पार्ट है मेरे हिसाब से ये वाला। तो ये मैं कंटिन्यू चलाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक बात ध्यान समझना, 17,000 पद, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम से कम मेरे हिसाब से 15 लाख, कम से कम 15 लाख मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी ऊपर नीचे 19-20 जो देखा जाएगा। अब आपको एक चीज़ जब पता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, पोस्ट बहुत कम है, तो मेरिट को आप अपने आप से आप आकलन लगा सकते हो कि जो मेरिट है वो कहाँ जाने वाली है। उसमें किसी थर्ड पर्सन की बात सुनो ही मत। आप ये मत सोचो कि कितनी जाएगी, आप इतना समझ लो कि कितनी जाएगी, ठीक है, बहुत ऊपर जाने वाली है। तो कोई भी सेक्शन, अगर अभी तक आपकी ये सोच थी कि मान लीजिए मेरा ये सेक्शन कमज़ोर है, मैं इसको थोड़ा सा कम करके चला जाता हूँ, ये चली जाती हूँ और मैं कहीं ना कहीं वो मार्क्स को वापस खींच लूँगी या खींच लूँगा, तो वो स्ट्रेटेजी आपको बदलनी पड़ेगी भाई साहब। क्यों? क्योंकि अब स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हो चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से जितने भी आपके पास सेक्शन हैं, उस हर सेक्शन को इतना ताबड़तोड़ करके जाओ कि वहाँ पर आपके पास छोड़ने वाली बात ही ना आए। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। उसी में आता है एक सेक्शन मैथ्स। भाई जो ये सेक्शन है ना, माफ करिएगा इसको जरा मैं ले लेता हूँ। ये जो सेक्शन है ना मैथ्स, ये बड़ा खतरनाक सेक्शन होता है। ये सेक्शन ऐसा होता है कि ये आपके 20 में 20 नंबर भी दे सकता है, और अगर आपको मैथ्स नहीं आती ना तो इसमें से एक नंबर आप ला के सकते, तुक्के में भले 2-4 चले जाएं। तो इसको मैं आज से नहीं, करीब 1 साल से बोल रहा हूँ कि इसको अपना अच्छा करते चलो। तो भैया ये मैथ्स की सीरीज़ है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैथ्स की ये केवल 5 क्वेश्चन कराता हूँ डेली, उतना ही आप करते चलेंगे तो भी जीरो वाला बच्चा भी 10 नंबर तो खींच के लाएगा। जो मीडियम बच्चे हैं वो 15 जाएंगे और 15 के ऊपर वाले 20 भी जाएंगे, क्योंकि इसमें जीरो वाले क्वेश्चन भी हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी रखता हूँ, मीडियम क्वेश्चंस को भी रखता हूँ और टफ क्वेश्चंस को भी रखता हूँ। अगर आप जो बच्चे 2 सीरीज में दोनों वीडियोस देखी होंगे तो वो जान चुके होंगे। तो चलो भाई आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ 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 मैथमेटिक्स को ज़रूर पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना, बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, कल एक मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें थोड़ी सी एक मेरे से मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ऐसी कुछ हो गई है भाई, उसमें क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भौतिकी, रसायन और गणित में मिलाकर तान्या को 95% अंक मिलते हैं और सामाजिक विज्ञान में, अंग्रेजी और हिंदी में मिलाकर उसको 255 अंक मिलते हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक मिल सकते हैं, तो 6 विषयों में मिलाकर तान्या का कुल प्रतिशत कितना होगा, ये प्रश्न था। तो प्रश्न में समस्या कहाँ हो गई है, तो समस्या फटाफट देख लीजिए। बाकी सब कुछ सही है, पूरा सॉल्यूशन सही था। बाद में 2-3 लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया, अच्छा लगा कि आप लोग एक्टिवली उसको पढ़ रहे हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बस उसको उतार लिया या फिर नोट कर लिया। तो अंतर यहाँ पे बस ये आ गया है कि ये जो 285 और 255 को जोड़ना था, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई। ये 510 ना होकर ये 540 होगा। तो थोड़ा सा इसको जरा सभी लोग ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर 510 नहीं, यहाँ पे 540 होगा। तो जो अब आपका आंसर है वो बदलने वाला है, तो यहाँ पर भी 540 हो जाएगा, यहाँ पे 510 नहीं रहेगा। और आप 540 का परसेंटेज निकालते हैं, तो जब 540 का आप परसेंटेज निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाल के देख ले रहा हूँ फटाफट ताकि कोई समस्या बिल्कुल भी ना रहे, तो ये आपका 85% ना होकर ये 90% आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, छोटी सी गड़बड़ मेरे से कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई और आंसर आपका गलत हो गया। यही प्रॉब्लम हो जाती है जब आप लोग पेपर में प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, और ह्यूमन में एरर है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो याद रखिएगा, दिस इज एरर। 510 ना होकर सम 540 हो रहा है और परसेंटेज 85 ना होकर 90 हो रहा है। चलिए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, देखो भाई सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन 1000% आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है। ये है टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं
मतलब टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन तो लिखा हुआ पेपर में रखा होता है मैथ्स का, तो ज़रूर पढ़ के जाना है। क्वेश्चन ये है, अकेला ए एक काम को 6 दिन में पूरा करता है और अकेला बी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है यूनिटरी मेथड से और एक होता है फ्रैक्शन वाला। मैं फ्रैक्शन वाला यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे यूनिटरी मेथड ज़्यादा पसंद आता है और ईजी होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। फटाफट इसको देख लेते हैं। तो भाई देखो, ए का काम 6 दिन, मतलब एक कोई भी काम है वो 6 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब देखो काम कितना है अभी आपको नहीं पता, ठीक है ना, कि कितना काम है। हम क्या करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी काम है वो 6 दिन में पूरा होता है और वो ही काम 12 दिन में पूरा होता है। हमको अब ये सोचना है कि यही बंदा ए बंदा एक दिन में कितना काम करता होगा। देखिए यूनिटरी मेथड की एक बेसिक है कि एक दिन की चीज़ को निकालना है, एक को निकालना होता है। तो 6 दिन में मान लेते हैं। अब देखिए हमने 6 और 12 का एलसीएम लिया। क्यों एलसीएम लिया? क्योंकि इन दोनों को एलसीएम लेने के बाद कोई एक ऐसी संख्या आएगी, कोई एक ऐसा काम निकलेगा जो दोनों से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं। दोनों को क्यों एलसीएम लिया? क्योंकि हमें पता है दोनों एक ऐसी संख्या देंगे एलसीएम वाली जो कि दोनों से भाग हो जाएंगी, दोनों से विभाजित हो जाएंगी, दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। हमने दोनों का एलसीएम निकाला और आ गया 12। तो हमने ये मान लिया कि 12 कुल काम था। हमने क्या मान लिया? 12 कुल काम था। अब हम ये निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो आपको पता है भाई कुल काम पता है, 6 दिन में वो काम पूरा करता था। भाग दे देंगे तो 6 का यहाँ पे भाग दिया गया 12 से, तो 6 दूनी 12 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। इसी हिसाब से 12 का 12 से भाग दिया है तो ये 1 आया है। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे कैसे आ रहे हैं। हमने क्या किया है, 12 एलसीएम लेके निकला है। 6 और 12 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 12 आएगा और भाग देंगे 12 से 6 को और 12 से 12 को, तो 2 दिन और 1 दिन। अब हमने ये निकाल लिया ए एक दिन में 2 काम करता है और जो बी है वो आपका एक दिन में 1 काम करता है। वो काम होगा, माफ करिएगा ये दिन नहीं है। बात समझ में आ गई? अब बोला गया है कि दोनों मिलके कितने दिन लगाएंगे। तो भाई देखो 12 काम टोटल हमने मान लिया था एलसीएम निकाल के, तो 2 काम करता है ए, 1 काम करता है बी, दोनों को मिला देंगे तो 2 और 1 ये कहाँ से आया है, ये 2 + 1 करके आया है। तो 12 को विभाग किया 3 से, मतलब 4 दिन में ये दोनों लोग मिलके इसी काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर रट के जाइएगा। ये कंसेप्ट वाला सवाल है। देखिए अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझना है तो ये टाइम मांगता है, एक दिन में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए हर बार मिलते हैं। फटाफट देखते हैं। एक कार 136 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, कार की गति क्या है? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम फटाक से क्वेश्चंस में कूद जाते हैं, एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। ये जो यूनिट्स दी गई हैं भैया, इन यूनिट्स को बहुत प्यार से समझ लेना। अगर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए किलोमीटर में डिस्टेंस दिया था और टाइम घंटे में दिया गया था, तो यूनिट बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं पर भी मीटर पर सेकंड हो जाती तो आपका पहला फोकस ये होता कि आंसर निकालने के बाद आपको इसको कन्वर्ट भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, केवल वैल्यू देखते हैं, टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमको ये याद नहीं रहता कि उसकी यूनिट्स भी चेक करनी है। तो यूनिट पहले चेक करिएगा। तो यूनिट बिल्कुल सेम है, मतलब हमारे पास एक तो टेंशन, माफ करिएगा, एक तो टेंशन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको गति निकालने का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फटाफट देख लेते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब गति बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। ये मेरे हिसाब से सबको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ये वाला फॉर्मूला। तो भाई दूरी दी गई थी 136 किलोमीटर और इसकी समय दिया गया था 4 घंटा। दोनों को देखो भाग दे दिया है, जो 4 से गया तो 4 × 12 होता है, 16 हो जाएगा, और 4 × 16, जो 34 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर होगा। एक फॉर्मूला और आंसर आपका फटाक से आ गया। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में यूनिट को ज़रूर बदल देते हैं ताकि आपको टाइम लगे, फिर आपको वो कन्वर्ट करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो भी आता है फिर से बोलूँगा आप लोगों से, पहले इसको पॉज कर लिया करिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया करिए, नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखा करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फरीदा
₹3,600 की राशि का 6% के हिसाब से की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करती है। 3 वर्ष के अंत में उसे लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में से एक प्रश्न 1000% आएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक क्वेश्चन हर साल आता है, कन्फर्म आता है, तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के आपको जाना है। तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि भाई 36,000 रुपए की राशि वो लेती है, 6% के 6% के रेट से लेती है, 3 वर्ष के लिए लेती है, तो भैया 3 वर्ष बाद उसको लगभग, एक शब्द देखो यहाँ पे दिया गया लगभग, इसका मतलब कंप्लीट आंसर नहीं, अप्रॉक्स में आंसर आने वाला है। लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है और अमाउंट का फॉर्मूला अलग होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये ना, A=P 1 + R/100n, लेकिन ध्यान रखना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला अमाउंट निकालने का है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है ये वाला, कौन सा, कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। और जो ये हम लोग रट के बैठे होते हैं वो होता है मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला। दोनों में अंतर जरूर याद रखिएगा। फटाफट फॉर्मूला रख लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन दिया गया था। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 + R मतलब प्रतिशत रेट बटे 100 और ऊपर n का मतलब होता है टाइम मतलब समय। फटाफट सारी वैल्यू रख दी, सॉल्व भैया लंबा जाएगा। 106/100, 106/100, 106/100, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4287.7। ये अभी क्या आया है, ये अमाउंट आया है, मतलब ये आपका मिश्र धन आया है। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है CI=A-P, तो A मतलब अमाउंट जो भी आपने निकाली है, मिश्र धन आपने निकाला है वो लिखेंगे, और प्रिंसिपल मतलब जो आपका मूलधन था उसको उससे माइनस करेंगे, तो आंसर आया 487.7। अब आप देखेंगे 487.7 किसके बराबर है, माफ करिएगा 687.7, माफ करिएगा 687.7, तो 687.7 का मतलब है 688, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लगभग कह दिया गया है, एग्जैक्ट निकालने की बात ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन तीसरी बार आपको पेपर में देखने के लिए मिल रहा है। आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आते हैं। सतत दो सम संख्याओं का गुणनफल 1088 है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए सतत शब्द से तीसरी बार, थर्ड टाइम मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझ लेना। सतत का मतलब कंटिन्यूएशन में जो चलता है, साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ये होता है सतत। आपका सम संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। सम मतलब होता है क्या, देखिए सम और विषम मतलब इवन और ऑड, तो सम का मतलब इवन। अब फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो भाई दो सम संख्याएं लेनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले बाद में फटाफट आते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है फॉर्मूला लगा के बाकायदा अच्छे से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है उसके लिए। एक होता है हम ऑप्शन से ही देख के मार देते हैं। लेकिन जब आपके सामने ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो तब फिर आपको सोचना पड़ता है। देखिए साफ लिखा है, दो होनी चाहिए, सम होनी चाहिए और सतत होनी चाहिए। मतलब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये लिखा है 38, तो 38 की दो सम संख्या सतत वाली कौन सी होंगी, 38 के बाद 40 और 38 के पहले 36, ये बात हो गई। तो हम चेक कैसे कर लेंगे कि 38 और 40, तो 38 और 40 तो हो सकती नहीं, क्योंकि पहले बात तो पूछा है बड़ी संख्या, और अगर हम 38 और 40 को गुणा करेंगे तो पीछे आ जाएगा 0, और 1088 में तो 0 है ही नहीं पीछे। तो मतलब 38 और 40 तो नहीं सकता, लेकिन 38 और 36 हो सकता है एक बार को। लेकिन आप इसका जब गुणा करके देखोगे तो 6 8 जा 48 होता है, 8 48। आप देखोगे आप कि आपको 8 मिल रहा है, तो आप सोचोगे नहीं 38 हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, 32 को ले लेते हैं। 32 लेना है, बड़ी संख्या की बात चल रही, तो 32 के बाद 30 लेना पड़ेगा। तो 30 और 32 ले लेंगे तो फिर एक 0 आ जाएगा, और 0 हमारे पास नहीं है, तो 32 तो आपका कैंसिल हो गया। फिर आता है 36,
कि 36 बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 36 से छोटा कौन होगा, 34 होगा। तो 36 और 34 को गुणा करके देखो तो 6 चौको 24 आता है, और यहाँ आखिरी में क्या है 8, तो भाई 36 भी चला गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचता है आपके पास 34। 34 को चेक कर लेते हैं, 34 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या ले लो, कौन सी ले लो, 32 को ले लो। तो 34 और 32 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। अब देखो 34 और 32 में भी 8 आता है और 36 और 38 में भी 8 आता है। तो अब ये दो ऑप्शंस आपके पास कंफ्यूजिंग हो गए, तो अब आप क्या करोगे, चेक कर लोगे 34 गुणे, माफ करिएगा 34 गुणे 32 करके भी चेक कर लोगे, और 38 गुणे 36 भी चेक करके देख लोगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा दिमाग लगाने से बच जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको क्लिक करने की ज़रूरत है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप ऑप्शन से कैसे जा सकते हो और ऑप्शन से आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। अब हम देख लेते हैं क्या एक इसका रियल एक्चुअल मेथड जैसे ये सॉल्व किए जाते हैं। तो मान लेते हैं कि पहली जो सम संख्या थी वो x है, तो जो अगली सतत सम संख्या होगी वो x+2 हो जाएगी। ये आपको मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। आगे प्रश्न को देखो क्या बोला था, इनमें से और इनका गुणनफल 1088, गुणनफल मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन। तो x गुणे x+2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1088 आएगा। अब आपको पता है कि ये सॉल्व कैसे होते हैं, नहीं पता तो भैया फटाफट सुनते चलो। x का गुणे x, माफ करिएगा, हाँ x का गुणा जो है वो x से भी होगा और x का गुणा 2 से भी होगा। तो x का गुणा जब x से करोगे तो x² आ जाएगा, x का गुणा जब 2 से करोगे तो 2x आ जाएगा। तो x² + 2x = 1088। सब चीज़ को एक तरफ लेके आओगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो x² + 2x और 1088 को उठा के इधर ले आया तो 1088 माइनस में आ गया। अब यहाँ पर बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको करना पड़ेगा आपको फैक्टराइज। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो देखो भाई जो लोग मैथ वाले हैं वो तो फटाफट कर ले जाएंगे, बाकी जिनको नहीं आता उनके लिए ये बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। क्यों, शॉर्ट में समझा देता हूँ, इसे नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब जो आपका ये इक्वेशन बनी है इसको ध्यान से देखना है। क्या करना होता है, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको घटाने या जोड़ने पर 2x आए और उन्हीं का गुणा करने पर 1088 आए। बात समझ आ रही होगी आपको कि आपको जोड़ने घटाने पर 2x आए और गुणा करने पर 1088 आए। तो आप क्या करेंगे, 34 और 32 तक आप पहुंचेंगे, प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। तो हमने लिया माइनस का 34 प्लस का 32 माइनस का 1088। इससे क्या होगा, माफ करिएगा, इसको प्लस का रखिएगा और इसको माइनस का रखिएगा, ठीक है, इसको प्लस का रखिएगा, इसको माइनस का रखिएगा, यहाँ मिस्टेक हुई है। तो इससे क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन माइनस करने पर प्लस का 2x आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 1088 आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x + 34 हो जाएगा और इधर पे हम 32 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस, इधर तो माइनस का 32 कॉमन लेना पड़ जाएगा, माइनस 32 कॉमन ले लेंगे तो इधर भी x - 34 हो जाएगा और इधर x + 34 हो जाएगा और इधर पे आपका ये हो जाएगा x - 34 और आपका हो जाएगा x + 34 और एक हो जाएगा आपका x - 32। इससे आप ये फाइंड करेंगे कि आपके पास 34 जो है वो बड़ी संख्या है, तब आप निकालेंगे कि आंसर 34 है। अब ये देखिए लॉन्ग मेथड है और देखिए थोड़ी सी गलती मेरे से भी प्लस माइनस में हो ही गई थी। इसलिए हमेशा रिकमेंड यही किया जाता है स्पेशली कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करें, इसको ऑप्शन से ही उठा लें। देखिए आप इस क्वेश्चन में भी आपने देखिए 34 और 32 का तो गुणा किया ही ना, आपने मन में तो 34 और 32 को ढूंढा ही ना, तो उससे बेटर है क्यों ना हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके ना देख लें। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में रिकमेंड करूँगा ऑप्शंस को ही क्लिक कर लेना। फटाफट उसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सुनीता, विनीता और अनीता एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द जॉग करना आरंभ करती हैं। ये अपनी परिक्रमा क्रमशः 36, 48 और 56 सेकंड में पूरी करती हैं। कितने सेकंड के बाद ये आरंभिक बिंदु पर एक साथ रहेंगी,
प्रश्न पहले समझते हैं। एक कोई गोला गोला सा भैया ग्राउंड है, लड़कियां ये हैं 3 और ये जॉगिंग कर रही हैं। जॉगिंग करने में एक जो लड़की है वो 36 सेकंड लेती है, दूसरी लड़की 48 सेकंड लेती है और तीसरी जो लड़की है वो 56 सेकंड लेती है। और क्वेश्चन में ये पूछा भाई तीनों देखो ऐसे घूम रही, तो अभी तो आगे आगे पीछे घूम रही हैं तीनों, आगे आगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये तीनों वापस एक जगह पे मिलेंगी, तो वो कौन से वह सेकंड होगा, वो कौन सा वह टाइम होगा जब ये तीनों एक साथ उसी जगह पे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, कैसा क्वेश्चन है ध्यान समझना, कि तीनों चारों पांचों कोई भी चीज एक साथ कब होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 घंटियां अलग अलग टाइम पे बजती हैं, वो एक साथ कब बजेंगी। ऐसा कभी भी कोई प्रश्न आए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी होती है, LCM, क्या, लघुत्तम समापवर्ग। फटाफट देख लेते हैं। 36, 48, 56 का एलसीएम लेते हैं। 2 से भाग दिया 18, 24, 28, फिर 2 से दिया 9, 12, 14, फिर 2 से दिया तो 9, 6, 7, फिर 2 से दिया तो 2 का 9 का 9 रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा और 7, 2 का काम खत्म। फिर हम 3 का पहाड़ा देना शुरू करेंगे तो 3 3 9 और 3 एकम 3, 7 का भाग जाएगा नहीं। फिर 3 का लेंगे तो 1 1 1 और 7 बचा है तो 7 का 7, इन सबको गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो आता है 1008 सेकेंड्स। मतलब 1008वें सेकेंड में ये तीनों फिर से शुरू के बिंदु पर एक साथ देखने को मिलेंगी। तो 1008 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही उत्तर होने वाला है। यहाँ पर आज के 5 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। एक क्वेश्चन जिसमें पहले गड़बड़ थी वो भी बता दिया है, ये 5 क्वेश्चन भी बता दिए। बहुत ही मतलब ये पांचों क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। ये एक साथ कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हर बार एक पेपर में आता है। आपका जो पहला वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था कि 2 लोग मिलकर कौन सा काम क्या करते हैं, ये हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए सुपर टेट में इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है, दंगल होने वाला है। तो इस दंगल की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, एक भी सेक्शन को छोड़ के मत जाइए। मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 20 मार्क्स का मैथ्स है, छोटा मोटा सेक्शन नहीं है। तो उसको प्लीज़ ध्यान से, मन से, लगन से पढ़ के जाइएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सारे केवल 5 क्वेश्चन लाऊंगा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाऊंगा, पेपर में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके का कूल कंटेंट आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।